इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 3 पर है। इस सत्र में आपका स्वागत है और हम इस सप्ताह फोर्स्ड ऑसिलेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जबकि पहले सप्ताह में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और इसके गुणों के बारे में बात की थी, दूसरे सप्ताह में हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर और इसके विभिन्न गुणों के बारे में बात की। पिछले हफ्ते हमने जो भी किया उसे जल्दी से संक्षिप्त में देखते हैं। हमने एक डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए गति के इक्वेशन को लिखा, जो कि यह है, और आपको फिर से याद दिलाने के लिए यह गामा यहाँ डिसिपेशन गुणक है, और हमने गति के इस इक्वेशन का सॉल्व भी प्राप्त कर लिया है। और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी की वैल्यू के आधार पर आप या तो डैम्प्ड ऑसिलेशन प्राप्त करते हैं या आपको बिल्कुल भी ऑसिलेशन प्राप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हमने जो चर्चा की उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला मामला था जिसे हम केवल हेवी डैम्पिंग के मामले के रूप में कहते हैं। इसलिए ऐसा तब होता है जब यह स्थिति संतुष्ट होती है। यह यहाँ है, और इस मामले में टाइम के एक फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिखाया गया है। आप इसे धकेलते हैं, यह एक निश्चित दूरी तक जाता है और संतुलन की स्थिति की ओर वापस आ जाता है। एक दूसरा मामला है, इसे क्रिटिकल डैम्पिंग का केस कहा जाता है, और इसकी विशेषता पैरामीटर्स के बीच के संबंध से होती है। इस मामले में फिर से कोई ऑसिलेशन नहीं है। दूसरी ओर, यदि आपने उन पैरामीटर्स को चुना है जो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं, तो उस स्थिति में आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन प्राप्त होता है, और इसे यहाँ अंकित किया गया है। आप देखते हैं कि आपके पास ऑसिलेशन हैं जिनके आयाम क्रमिक रूप से कम हो रहे हैं। आपके पास डैम्पिंग एनर्जी है जो सिस्टम से एनर्जी को नष्ट कर रहा है। ये 3 संभावित मामले हैं जिन्हें हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर के मामले में देखा है। इसका मतलब केवल यह है कि सिस्टम को अपने आप में छोड़ दिया जाए तो यह आसपास के वातावरण में ऊर्जा को नष्ट कर देगा, लेकिन आप इसे ऊर्जा की कांस्टेंट आपूर्ति देकर ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं, जो कि आप उदाहरण के लिए एक पेंडुलम वाली घड़ी में करते हैं, जैसे कि ऊर्जा के बाहरी स्रोत के बिना या तो बैटरी से या अधिक यांत्रिक घड़ी में कोई असल में चाबी घुमाता है और जिस पर ऊर्जा का भंडारण कर उसकी आपूर्ति की जाती है। यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो कुछ सेकंड से ज़्यादा घड़ी काम नहीं करेगी, लेकिन जब आप ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं तो आप इसे कार्यात्मक बना सकते हैं, और इससे हमें पीरियोडिक ऑसिलेशन देखने को मिलता है, जो कि इस मॉड्यूल का रेमिट है, जो कि फोर्स्ड ऑसिलेटर को देखना है। अनिवार्य रूप से हमें इस आइडिया को मॉडल करने की ज़रूरत है कि हम इसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं। और यहाँ यदि आप गति के इक्वेशन को देखते हैं जिसे मैंने नीचे लिखा है, तो यह राइट हैंड साइड के इस भाग को छोड़कर डैम्प्ड ऑसिलेटर के समान दिखता है। तो F0 फोर्सिंग का एम्पलीट्यूड है। इसलिए राइट हैंड साइड इस टर्म से आपको पता चलता है कि आप टाइम के फंक्शन के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे हैं। इस मामले में हमने जो मॉडल लिखा है वह दर्शाता है कि F0 ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है और इसमें एक कोसाइन या कॉस ओमेगा टी जुड़ा हुआ है। आप जिस बाहरी बल की आपूर्ति कर रहे हैं वह साइनसॉइडल तरीके से ऑसिलेट करता है। डैम्प्ड ऑसिलेटर और फोर्स्ड ऑसिलेटर के बीच का डिफरेंस वह है जो यहाँ राइट हैंड साइड में दिया गया है। यह एक डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए गति के इक्वेशन का उदाहरण है, और यह एक फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए गति का इक्वेशन है। और संक्षेप में हम इसे केवल फोर्स्ड ऑसिलेटर कहेंगे। पहला प्रश्न जो हमारे मन में आएगा वह यह है कि हमने फोर्सिंग के इस विशेष रूप को, एक्सटर्नल फोर्सिंग के इस विशेष रूप को ही क्यों चुना। यह कुछ और भी हो सकता था।
इसका कारण यह है कि मैं इसे f0 cos ओमेगा टी या f0 sin ओमेगा टी या इससे भी अधिक जटिल फंक्शन के रूप में चुन सकता था। सामान्य तौर पर यह टाइम का कोई भी फंक्शन हो सकता था, जरूरी नहीं कि cos या sin ही हो। लेकिन इसके बारे में अच्छी बात यह है कि अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन चुनता हूं तो मैं इसे हमेशा साइन और कोसाइन फंक्शन के संदर्भ में एक फूरियर परिवर्तन के माध्यम से विघटित कर सकता हूं, और अगर मैं इसे सामान्य रूप से करता हूं तो केंद्रीय और सरल प्रॉब्लम जिसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है वह यहां अनिवार्य रूप से लिखी हुई है। अगर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं तो समझो एक तरह से मैंने जनरल फोर्सिंग के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है जो कि एक काटी है, तो इतना पर्याप्त है। अगर मुझे यह पता है कि एक कोसाइन या साइन प्रकार की फोर्सिंग को कैसे सॉल्व किया जाए, तो यह पहला पहलू है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यह बहुत सीमित नहीं है। असल में हम काफ़ी सामान्य प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी रुचि इस इक्वेशन को सॉल्व करने में है। आइए देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो अनिवार्य रूप से हम इस मॉड्यूल में करने जा रहे हैं। मेरे पास ऑसिलेटर के दोनों संस्करण हैं। यह राइट हैंड साइड एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास डैम्प्ड और एक फोर्स्ड ऑसिलेटर है। यह डैम्प्ड और एक फोर्स्ड ऑसिलेटर वह है जिसे नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर ओडीई कहा जाएगा। ओडीई का मतलब है साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ डैम्प्ड ऑसिलेटर के मामले जैसे इक्वेशन के विपरीत यह एक वर्ग है जिसे सजातीय द्वितीय क्रम साधारण डिफरेंशियल समीकरण कहा जाता है। फिर भी ये द्वितीय क्रम के साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन के दो भिन्न वर्ग हैं। और अब फोर्स्ड ऑसिलेटर के केस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वर्ग से हमें यह पता है कि इस वर्ग के लिए सामान्य समाधान इस तरह लिखा जा सकता है टी का एक्स, मैं इसे एक्स सी ऑफ टी प्लस एक्स पी ऑफ टी के रूप में लिखता हूं। यहाँ टी का एक्स सी है। मुझे इसे संख्याएं देने दें। मान लेते हैं कि यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। टी का एक्स सी इक्वेशन 2 का सॉल्व है और टी का एक्स पी इक्वेशन 1 का कोई सॉल्व है। लेकिन हम इक्वेशन 2 का सॉल्व पहले से ही जानते हैं क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर लिया था और हमने इसे पिछले मॉड्यूल में लिखकर और विश्लेषण किया था। इसलिए जो कुछ भी हम पहले से ही डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए सॉल्व कर चुके थे वह फोर्स्ड ऑसिलेटर के जनरल सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। इसे पूरक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसलिए मैंने इस सी को यहाँ रखा था और पी के इस एक्स को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। एक गैर सजातीय दूसरे क्रम का जनरल सॉल्यूशन साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन में दो भाग होते हैं। एक इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है जिसमें राइट हैंड साइड 0 पर सेट है, जो कि संबंधित समरूप भाग का सॉल्यूशन है। और आप किसी तरह फुल फोर्स ऑसिलेटर के लिए किसी एक सॉल्यूशन को ज्ञात कर सकते हैं। आप इन दो घटकों को एक साथ जोड़ देते हैं और यह आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। जिस तरह के ऑसिलेटर प्रॉब्लम के संदर्भ में हम इसे देख रहे हैं, हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा और भौतिक अर्थों में देख सकते हैं। एक सी यहाँ केवल पूरक सॉल्यूशन है और यह पूरक सॉल्यूशन केवल डैम्प्ड ऑसिलेटर का सॉल्यूशन है। और हम डैम्प्ड ऑसिलेटर सॉल्यूशन से यह जानते हैं, जैसे हमने उन सभी मामलों का पुनर्कथन किया था
समय के अनंत होने के कारण आप जो भी विभिन्न पैरामीटर चुन सकते हैं, सिस्टम में कोई ऑसिलेशन नहीं होता है। इस मामले के लिए भी यदि आप काफ़ी टाइम तक प्रतीक्षा करते हैं तो ऑसिलेशन समाप्त हो जाते हैं। उन सभी मामलों में जहां हम ऑसिलेशन को पूरा करते हैं वे खत्म हो जाते हैं, और स्पष्ट रूप से इसका कारण यह है कि टी के एक सी में यह ई पावर माइनस पी टी टर्म है और यह ऑसिलेशन को खत्म कर देता है क्योंकि टाइम अनंत है। यदि आप काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते हैं तो आपको कोई ऑसिलेशन नहीं दिखाई देगा। इस तरह के व्यवहार को ट्रांसिएंट कहलाता है। इसका ट्रांसिएंट होने का कारण यह है क्योंकि आप ऑसिलेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन यह पैरामीटर के एक विशेष विकल्प के लिए थोड़े समय के लिए ही रहता है। अब इस मामले में ही के दूसरे भाग XP के बारे में क्या हमें फिर से यह देखने की जरूरत है कि सिस्टम में भौतिक रूप से क्या हो रहा है। मेरे पास एक ऑसिलेटरी सिस्टम है और यह डिसिपेटिव फोर्स की वजह से डैम्प हो रही है, लेकिन मैं इसे बाहरी रूप से कुछ ऊर्जा देने की कोशिश कर रहा हूं और इसे देने की प्रक्रिया और बाहरी फोर्सिंग को कोसाइन फंक्शन द्वारा संशोधित किया गया है। एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा है जिसके साथ मैं ड्राइव कर रहा हूं। यह किसी भौतिक स्थिति की कल्पना करने जैसा है। मान लीजिए आप एक बगीचे में जाते हैं और एक झूला होता है और हर टाइम आप झूले को दोलन करने के लिए एक धक्का देते हैं। अब आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ यह कर रहे हैं उसे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और यहाँ यह ओमेगा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। अब अंततः यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि सिस्टम का क्या होगा। इस अर्थ में सिस्टम की अपनी गतिशीलता है कि यदि आप सिस्टम को नहीं छेड़ते हैं तो यह अपनी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा। आप इसे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, लेकिन अब हम हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक तरह की फ्रीक्वेंसी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंत में इन दो विरोधी बलों के बीच कुछ परिक्रमण होगा और अंत में कुछ टाइम के बाद सिस्टम ठीक उस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा जिस पर आप इसे चलाते हैं। आप सॉल्यूशन के दूसरे भाग से जिसकी अपेक्षा कर सकते हैं उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। वह यह है कि हो सकता है कि इन दो विरोधी प्रवृत्तियों या इन दो प्रवृत्तियों के बीच एक तरह की स्टीडी स्टेट स्थापित हो जाए जो एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। आप एक संभावित सॉल्यूशन के रूप में स्टीडी स्टेट की उम्मीद कर सकते हैं। बस इसे ध्यान में रखते हुए मैं दोहराता हूं कि पूरक सॉल्यूशन ट्रांसिएंट होता है जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है क्योंकि ऑसिलेशन या संतुलन से दूर एक छोटी सी गति बहुत तेजी से खत्म हो जाती है और उसके बाद इस टर्म से कोई योगदान नहीं है जिसे टी के एक्स सी द्वारा दर्शाया गया है। दूसरी ओर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक स्टीडी स्टेट सॉल्यूशन है क्योंकि यह कहना इसके बराबर है कि सिस्टम अंततः आपको प्रतिक्रिया देता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं और यह भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने के लिए है जिसके साथ आप इसे ड्राइव कर रहे हैं। और कहानी को राइट हैंड साइड में पूरा करने के लिए डैम्प्ड ऑसिलेटर का सॉल्यूशन मैं इसे टी का एक्स सी लूंगा और हमने इन सभी गुणों को पहले भी देखा है। अब इस समझ के साथ हम स्टीडी स्टेट सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, अर्थात फोर्स्ड ऑसिलेटर के साथ क्या होता है। क्योंकि टाइम अनंत होता है हमें ट्रांसिएंट में इतनी दिलचस्पी नहीं है जो वैसे भी थोड़े टाइम के बाद खत्म होने वाले हैं। हमारी रुचि इसमें है कि लंबी टाइम रेंज क्या होती है। हम फोर्स्ड ऑसिलेटर के केस में इस सॉल्यूशन XPT को सॉल्व करने में रुचि लेंगे। आइए अब हम गति की इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और गति के इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं इसे थोड़ा और करने जा रहा हूं। आमतौर पर मैं यहाँ गति की इक्वेशन को लिखता हूँ जिस तरह से मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। राइट हैंड साइड एक जटिल संख्या है और मैं मानूंगा कि
एक्स डबल डॉट एक्स डॉट और एक्स भी जटिल क्वांटिटी हैं। मैं टी के सॉल्यूशन एक्स के लिए एक एनसट्स मानूंगा, और जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि अगर मैं निश्चित टाइम तक प्रतीक्षा करता हूं जब तक कि ट्रांजिएंट समाप्त नहीं हो जाते हैं और इसी तरह आगे और आगे, उसके बाद आप देखेंगे कि सिस्टम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ऑसिलेशन भी प्रदर्शित करेगा, जिस स्थिति में मेरे लिए यह मान लेना पूरी तरह से उचित है कि टाइम के एक फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट कोई एम्पलीट्यूड है। फिर से याद रखें कि यह जटिल होगा क्योंकि एक्स खुद में एक जटिल संख्या इंटू ई पावर आई ओमेगा टी है। एक बार जब मुझे यह पता चल जाता है तो मैं टी के एक्स डॉट को कंप्यूट करूंगा जो कि आई ओमेगा ई पावर आई ओमेगा टी होगा, और टी का एक्स डबल डॉट आई स्क्वायर विल बी माइनस ए के ओमेगा स्क्वायर ई पावर आई ओमेगा टी होगा। अब मुझे इन तीन क्वांटिटी को इस इक्वेशन में वापस जोड़ना होगा और यह पता लगाना होगा कि यह सब किस वैल्यू से संतुष्ट होते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं कि आप दोनों तरफ से ई पावर आई ओमेगा टी को कैंसिल कर सकते हैं, तो मुझे निम्नलिखित इक्वेशन प्राप्त होना चाहिए। थोड़ा सा हेरफेर आपको ए का यह रूप देगा। अब मैं इसे थोड़ा सा हेरफेर करने जा रहा हूं। मैं ए माइनस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इस फॉर्म को यहाँ प्राप्त करना चाहता था। और अगर आपको वह क्वांटिटी याद हो जो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में है, जो प्रतिबाधा के फंक्शन की तरह दिखती है, जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था, और यह वाकई वह प्रतिबाधा है जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में परिभाषित किया था। मैं इसे माइनस आई एफ शून्य इंटू ओमेगा जेड के रूप में लिख सकता हूं, जहां यह क्वांटिटी जेड है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि जेड प्रतिबाधा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जैसा कि हम यहां देखते हैं। और अब हमारे पास वह एम्पलीट्यूड है जो एक सम्मिश्र संख्या भी है, जो एक ऐसे फॉर्म में है जो अब सॉल्यूशन लिखने के लिए हमारे लिए थोड़ी उपयोगी है। अब इसके साथ मैं लगभग पूरा कर चुका हूं। मैं सॉल्यूशन लिख सकता हूं, उदाहरण के लिए टी का एक्स बस इंटू ई पावर आई ओमेगा टी होगा, जिसका अर्थ है कि इसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन मिला है जो टाइम के एक फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट है। और इसे थोड़ा और अधिक सार्थक और एक्सप्लिसिट बनाने के लिए मैं जेड को प्रतिबाधा से थोड़े अलग रूप में लिखना चाहता हूं, जो कि जेड है। याद रखें कि यह एक सम्मिश्र संख्या है। मैं इसे ई पावर आई फाई के मोड के रूप में लिख सकता हूं। हम जल्द ही इसे परिभाषित करेंगे कि फाई क्या है, लेकिन यदि यह सम्मिश्र संख्या है जो प्रतिबाधा है, तो यह पता लगाना आसान है कि फाई क्या है। हमने पिछले मॉड्यूल में इन जोड़ तोड़ों को फिर से किया है। अब मैं इसे एक्स के टी के लिए अपनी एक्सप्रेशन में सम्मिलित करता हूं, और यह माइनस आई एफ शून्य ओमेगा मॉड जेव ई पावर आई इंटू ओमेगा टी माइनस फाई होगा। अब मेरे पास समय के एक फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट का सॉल्यूशन है। इसलिए मेरे पास यहां लिखे डिस्प्लेसमेंट और जेड के मॉड्यूल का सॉल्यूशन है, जो प्रतिबाधा का मैग्नीट्यूड है, जिसे यहां भी लिखा है, और ट्रेन फाई, जिसमें से हम वास्तव में फाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा बाय गामा द्वारा लिखा जाएगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए सब कुछ है, जो इस
फॉर्मूला द्वारा दिया गया है। आइए अब हम सॉल्यूशन को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। तो पहली बात यह है कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी, यह पता चला है कि टाइम के फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट एक ऑसिलेटरी फंक्शन है और ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जो वास्तव में वह फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ आपका ड्राइविंग सिस्टम याद रखता है कि आपके पास यह ओमेगा है। आप सिस्टम को फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ बाहरी रूप से ड्राइव करते हैं और अंत में सिस्टम भी उसी फ्रीक्वेंसी में प्रतिक्रिया करता है। डिस्प्लेसमेंट में समान ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है और बस कुछ तुलना करने के लिए मान लेते हैं कि मेरी एक्सटर्नल फोर्सिंग एफ शून्य इंटू पावर आई ओमेगा टी है, तो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं। लेकिन फेज का क्या? आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्सिंग वे एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से फेज में नहीं हैं। आप जो फोर्सिंग देखते हैं वह यह है कि एक्सटर्नल फोर्सिंग के संबंध में टी के डिस्प्लेसमेंट एक्स में यह अतिरिक्त फेज होता है जिससे फाई जुड़ा होता है और मैग्नीट्यूड इन पैरामीटर्स हम एस और गामा की वैल्यू पर निर्भर करेगा। इसलिए एक्सटर्नल फोर्सिंग और एक फोर्स्ड ऑसिलेटर में डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा फाई का एक फेज डिफरेंस होगा। पहला पाठ यह है कि एक्सटर्नल फोर्सिंग और डिस्प्लेसमेंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी समान होती है। दूसरा पाठ यह है कि फोर्सिंग और डिस्प्लेसमेंट के बीच फाई का एक फेज डिफरेंस होगा और आप इन दो इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। एक है टी का एक्स और एक्सटर्नल फोर्सिंग जो एफ शून्य ई पावर आई ओमेगा टी है। इसलिए यह और ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि मान लीजिए कि संयोग से भी अगर फाई शून्य के बराबर होता है, फिर भी इस माइनस आई टर्म के कारण एक फेज डिफरेंस होता जो कि यहाँ है। यह सुनिश्चित करेगा कि अभी भी एक्सटर्नल फोर्सिंग और डिस्प्लेसमेंट के बीच कम से कम 2 से पाई का फेज डिफरेंस है। भले ही फाई शून्य हो, आप हमेशा ऐसे पैरामीटर जैसे फाई शून्य चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्सिंग के बीच पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होगा। असल में अधिक सटीक रूप से डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्सिंग के संबंध में पाई बाय 2 के एक फेज से पिछड़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का अधिकतम एम्पलीट्यूड एफ शून्य बाय ओमेगा इंटू मॉड जेड है जो यहाँ दिया गया है। तो एक तरह से इन 4 बुनियादी पाठों के साथ किए गए विश्लेषण से जो हमने सीखा है, अब हम वास्तव में सॉल्यूशन का एक्सप्लिसिट रूप लिख सकते हैं जो कमोबेश वह सब कुछ बताता है जिसकी हमने यहाँ अनुमान लगाने की कोशिश की है। मैं बता दूं कि अब मैं इस प्रॉब्लम हम एक्स डबल नॉट प्लस गामा एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एफ शून्य साइन ओमेगा टी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस प्रॉब्लम को विशेष रूप से उस तरह की ड्राइव के लिए सॉल्व करना चाहता हूं जो यहां लिखी गई है, जो कि एफ शून्य साइन ओमेगा टी है। अगर आप वापस जाते हैं और उस प्रॉब्लम को देखते हैं जिसे हमने वास्तव में फोर्सिंग के लिए सॉल्व करने का प्रयास किया था, तो एफ शून्य ई पावर आई ओमेगा टी था, जिसका मतलब है कि यह वास्तव में एफ शून्य कॉस ओमेगा टी प्लस आई एफ शून्य साइन ओमेगा टी है। कुछ अर्थों में हम पहले से ही कोसाइन और साइनसॉइडल ड्राइविंग दोनों के लिए सॉल्व कर चुके हैं। हमें केवल एफ शून्य साइन ओमेगा टी ड्राइविंग के लिए सॉल्यूशन को अलग करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने जो परिणाम प्राप्त किया है, मुझे बस उसे कॉपी करना है। मैं इसे लिख देता हूं। शुरुआत करने के लिए तो टी का एक्स था और यही वह सॉल्यूशन है जो हमारे पास था। फिर से मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एक्स एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जिसका मतलब है कि इसे
इस प्रकार लिखा जा सकता था। मैं अब माइनस आई इनसाइड को मल्टीप्लाई करता हूं, जिस स्थिति में मुझे एफ शून्य बाय ओमेगा मॉड जेड और माइनस आई कॉस ओमेगा टी माइनस फाई मिलेगा। माइनस आई को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मुझे प्लस वन मिल जाएगा और वह बस यह परिणाम देगा। अब मुझे केवल यह जानना होगा कि यह एफ शून्य साइन ओमेगा टी है, जो बाहरी ड्राइविंग के लिए मेरी विशेष पसंद है, और मुझे उस तरह की बाहरी ड्राइविंग के साथ सहसंबंधित करने की आवश्यकता है जिसे मैंने यहाँ रखा है। इसलिए यह एफ शून्य कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी होगा। तो जिस राइट सॉल्यूशन की मैं उम्मीद करता हूँ वह सभी सॉल्यूशन का काल्पनिक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फोर्सिंग आई के साथ प्रकट होती है, जिसका मतलब बाहरी ड्राइविंग के इस रूप के लिए है। अब सॉल्यूशन के रूप में लिखा जा सकता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एफ शून्य बाय ओमेगा मॉड जेड इंटू निश्चित रूप से एक माइनस साइन है कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। अब मेरे लिए परिणाम को सामान्य बनाना बहुत आसान है। यदि फोर्सिंग एफ शून्य साइन ओमेगा टी का फॉर्म है तो मेरा सॉल्यूशन माइनस एफ शून्य बाय ओमेगा मॉड जेड कॉस ओमेगा टी माइनस फाई है। दूसरी ओर यदि फोर्सिंग एफ शून्य कॉस ओमेगा टी है तो उस स्थिति में टी का सॉल्यूशन एक्स इसका वास्तविक भाग होगा, जो कि केवल एफ शून्य बाय ओमेगा मॉड जेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हमने दो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जब हमने इसे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रूप में माना, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के फंक्शन के रूप में प्राप्त किया। अब टाइम के फंक्शन के रूप में वेलोसिटी को भी ज्ञात करना आसान है। टाइम के एक फंक्शन के रूप में वेलोसिटी, जिसे मैं टी के वी द्वारा इंगित कर रहा हूं, इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव होगा जो कि आई एफ शून्य बाय ओमेगा मॉड जेड है, जो मुझे आई ओमेगा इंटू ई पावर आई ओमेगा टी माइनस फाई देगा और ओमेगा कैंसल हो जाएगा। आई स्क्वायर माइनस एक है जो माइनस चिन्ह के साथ संयुक्त है। मेरे पास बस एफ शून्य बाय मॉड जेड इंटू ई पावर आई ओमेगा टी माइनस फाई होगा। यह टाइम के फंक्शन के रूप में वेलोसिटी है। इसलिए एक बार फिर हम पूछ सकते हैं कि क्या होगा यदि मेरी फोर्सिंग एफ शून्य साइन ओमेगा टी और एफ शून्य कॉस ओमेगा टी है। इसलिए अगर फोर्सिंग एफ शून्य साइन ओमेगा है तो मुझे बस इस क्वांटिटी का काल्पनिक हिस्सा लेने की जरूरत है, और उस स्थिति में टी का वी एफ शून्य बाय मॉड जेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर होगा। और इसी तरह यदि एक्सटर्नल फोर्सिंग एफ शून्य कॉस ओमेगा टी है तो उस स्थिति में टी का वी इस परिणाम का वास्तविक हिस्सा होगा, जो कि एफ शून्य बाय मॉड जेड इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाई होगा। इसके साथ हमने
वेलोसिटी के लिए सॉल्यूशन प्राप्त किया है। अब अगर मैं वेलोसिटी के लिए इन एक्सप्रेशन का थोड़ा और बारीकी से विश्लेषण करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो बल है और वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है उसके बीच हमेशा फाई का फेज डिफरेंस होता है। चाहे आप अपनी फोर्सिंग को F0 साइन ओमेगा टी या F0 कॉस ओमेगा टी मान ले, किसी भी मामले में फाई का एक फेज डिफरेंस होने वाला है। वेलोसिटी और एक्सटर्नल फोर्सिंग फाई द्वारा फेज में भिन्न होगा, लेकिन यदि आप ऐसे पैरामीटर चुनते हैं जैसे कि फाई 0 के बराबर है तो उस स्थिति में फोर्सिंग और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ फेज में होगी। फिर से यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप फोर्सिंग का कौन सा फॉर्म चुनते हैं, और बस आपको एक बार फिर से याद दिलाने के लिए फाई को एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय गामा द्वारा परिभाषित किया जाता है। यदि आप फाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें बस इस क्वांटिटी का tan इनवर्स लेने की आवश्यकता है। संक्षेप में परिणामों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। हमने इक्वेशन को जटिल रूप में सॉल्व किया है, इसलिए हमारे पास दोनों प्रकार के फोर्सिंग F0 साइन ओमेगा टी और F0 कॉस ओमेगा टी के परिणाम हैं। उदाहरण के लिए मुझे मान लेना चाहिए कि फोर्सिंग F0 कॉस ओमेगा टी है। अगर यह बाहरी फोर्सिंग है तो अब मेरी गति की इक्वेशन एम एक्स डबल डॉट प्लस गामा एक्स डॉट प्लस एस एक्स होगा। तो यह एक स्केलर इक्वेशन है। सभी क्वांटिटी स्केलर हैं। ऐसे मामले में हमने जो देखा वह टाइम के एक फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट था, जो कि F0 होगा, जो कि ओमेगा इंटू मॉड जेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई द्वारा विभाजित एक्सटर्नल फोर्सिंग का मैग्नीट्यूड है। और हमने यह भी देखा कि वेलोसिटी टी का v होगा, जो कि F0 बाय मॉड जेड इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर होगा। और स्पष्ट रूप से आपने देखा कि फोर्सिंग और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक कॉस ओमेगा टी है और दूसरा साइन ओमेगा टी है। इसलिए भले ही फाई 0 हो, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस होने वाला है, लेकिन फोर्सिंग और वेलोसिटी के बीच अगर फाई 0 है तो दोनों फेज में होंगे, अन्यथा वेलोसिटी और फोर्सिंग के बीच फाई का फेज डिफरेंस होगा। और इस सारांश के साथ हम आगे के मॉड्यूल में फोर्स्ड ऑसिलेटर के कुछ और गुणों को देखेंगे।